नमस्कार। नमस्कार। मंच संचालक जी के लिए नमन। और हमें यहाँ बुलाया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के इसमें कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया है। हम यही प्रयास कर रहे थे, कोई हमें कमेंट करता हुआ दिखेगा तो हम बोलेंगे, इसलिए थोड़ा देर हो गई। एक बार फिर से मंच संचालक जी के लिए नमन, बहुत बहुत नमन और आभार उनका, धन्यवाद। अब हम अपना काव्य पाठ शुरू करते हैं माँ शारदे की वंदना से। जुड़ते जाएंगे लोग, कमेंट आएंगे तो हमें भी हौसला मिलेगा जी। शुरू करते हैं तो माँ सरस्वती की वंदना से। हे वीणा वादिनी माँ, हम तुम्हें मनाते हैं, श्रद्धा से सुमन अर्पण कर तुम्हें रिझाते हैं। हे वीणा वादिनी माँ, हम तुम्हें मनाते हैं। आकंठ विराजो माँ, वाणी में वास करो, सुधि ले लो कुछ मेरी, शब्दों में प्राण भरो, मेरे शब्दों में रस भर के उन्नत रचना कर दो। हे वीणा वादिनी माँ, मेरे गीतों में स्वर भर दो। हे वीणा वादिनी माँ, मेरे शब्दों में स्वर भर दो। सुन कर श्रोता सारे खुशियों से झूम उठे, सुन कर श्रोता सारे खुशियों से झूम उठे। मातम अपने मन का पल भर में दूर करें, हिम्मत मिल जाए उन्हें, सृजन की वो युक्ति दो। हे वीणा वादिनी माँ, रचना में आन बसो। हे वीणा वादिनी माँ, रचना में आन बसो। विवेक जगे सबका, निर्मल हो बुद्धि भी, पुरुषार्थ करें सब ही, निस्तेज ना हो कोई। शब्दों में मेरे माँ ओज अपार भरो। हे वीणा वादिनी माँ, मेरा सार्थक सृजन करो। हे वीणा वादिनी माँ, मेरा सार्थक सृजन करो। हे वीणा वादिनी माँ, मेरा सार्थक सृजन करो। धन्यवाद सभी के लिए। श्रोता जुड़ गए हैं, अच्छा लगा, हौसला मिलता है। कोई जुड़ता नहीं है तो ऐसा लगता है क्या पता, इसलिए थोड़ा देर हो गया, नहीं तो हम बिल्कुल बैठे ही थे। अब मैं आपको अपनी एक और रचना से जोड़ती हूँ और पुलवामा के अमर शहीदों को याद करती हूँ, क्योंकि आज पुलवामा में बहुत बड़ा दुर्घटना हो गई थी और उस समय बहुत चीत्कार उठा था हमारे मन में। हमने बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो तो नहीं, लेकिन हाँ फौजियों के लिए जो लिखा है वो हम आपके लिए सुनाते हैं अभी। खत लिखना है फौजी को, कहना है जब हम कड़ी धूप में घर से बाहर निकलते हैं, तुमको दिल से सलाम निकलता है। हम घरों में चैन से सोते हैं, तुम रातों को भी पहरा देते हो। जब हमको जागना पड़ता है, तुमको दिल से सलाम निकलता है। तुम लहूलुहान होकर भी मैदाने जंग में दिलेरी से लड़ते हो। जब हमको चोट कभी लगती है, तुमको दिल से सलाम निकलता है। जावाज तुमको दिल से सलाम निकलता है जी। जावाज तुम्हें नमन प्रतिभा का, खौफ नहीं तुमको खतरों का।
गर डर भी कभी हमको सताए तो तुमको दिल से सलाम निकलता है। तुम वतन के रखवाले हो, तुम पर आँच कभी ना आने देंगे। तुम वतन के रखवाले हो, तुम पर आँच कभी ना आए। गैर गर खतरा तुम पर मंडराए तो उम्र हमारी तुम्हें लग जाए। तिरंगे में जान बसे तुम्हारी, तिरंगा ही है शान तुम्हारी। जब तिरंगे में लिपट कर जाते हो तुमको दिल से सलाम निकलता है। रुंध जाता है गला हमारा जब कोई फौजी जान गंवाता। तुम रहो सलामत वतन की खातिर, पैगाम ये दिल से निकलता है। मरकर भी अमर कहलाने वाले, तुमको सलाम दिल से निकलता है, तुमको सलाम दिल से निकलता है। जय हिंद, जय वंदे मातरम। धन्यवाद। ये हमारी दूसरी रचना जो हमने आपको सुनाई। इसके बाद मैं आपको एक और रचना से जोड़ती हूँ जो हिंदी, चूँकि हम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी पर कुछ ना कहें ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक रचना आपको हम अपनी हिंदी पर, अपनी भाषा पर, कि क्या है भाषा और क्या हो गई है, क्या होना चाहिए आज के समय में, उस पर हम आपको सुनाते हैं। सुनिएगा। सुनिए, हिंदी का अस्तित्व, इसका हमने शीर्षक रखा हुआ है। सुनिए, हिंदी के अस्तित्व पर हम ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, इसलिए वर्ष में एक दिवस ही हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर नाज है हिंदी पर तो दैनिक व्यवहार में क्यों नहीं लाते हैं। हाय वाय जैसे शब्दों से क्यों अभिवादन को तरसाते हैं। हिंदी के अस्तित्व पर हम ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हिंदी विकास की भाषा नहीं, 364 दिन फरमाते हैं और एक दिवस एकत्रित होकर हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी के अस्तित्व पर हम ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अंग्रेजी में गिटपिट सब करते हैं, याद नहीं मिस सब करते हैं। हिंदी दिवस मनाते हैं और हैप्पी हिंदी डे विश करते हैं। वाह जवाब नहीं अपना भी, हिंदी विश्व भाषा बनी है, देख न पाए ऐसा सपना भी। काश अगर हम ऐसा सोचते, नाच से हिंदी शब्द बोलते, भाषा की टकरार भूलकर संप्रेषण कौशल के गुर भी सीखते। भाषा भाव को मांगे हर पल, बोलें अगर हम होकर निश्चल। हिंदी दिवस मनाने ही से हिंदी को ना मिलेगा संबल, हिंदी को ना मिलेगा संबल। प्रतिभा ये पैगाम है देती, प्रेममयी वाणी अपना कर देश विदेश की सैर पे जाओ। हिंदी में ही तुम बोलो फिर जिसके भी संपर्क में आओ। अर्जित कर हिंदी के ज्ञान को, सरल सहज तुम उसे बनाओ। बच्चा बच्चा विश्व का हिंदी बोले, निज व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव जमाओ। वरना प्रतिभा का संदेश यही है, गौर से सुनो और अमल में लाओ। श्रद्धांजलि स्वरूप से एक दिवस को हिंदी दिवस के रूप में ना ही मनाओ, हिंदी दिवस के रूप में ना ही मनाओ। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। आदरणीय प्रेम प्रकाश सर जी का, वीएन सिंह सर और भी जुड़े हुए हैं, कन्नौजिया सर, कन्नौजिया जी, शोभा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जुड़े हैं, मनोबल दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद में आपको एक और अपनी, चूँकि हम बुंदेलखंड के हैं तो बुंदेली को कैसे हम भूल जाएंगे, तो बुंदेली गीत भी आपको एक हम सुना कर जाएंगे, उसको भी आप सुनिए। थोड़ा इधर उधर हो गई है रचना, अभी निकाल के तो रखी थी लेकिन अभी इधर उधर हो गई है, लेकिन सुनाती हूँ। चलो चलिए निकालते हैं, जब तक हमें याद आ रही है तो हम सुनाते हैं। जा दुनिया तो बहुत ही निराली, बाहर से दिखती है लाली। जा दुनिया तो बहुत ही निराली, बाहर से दिखती है लाली। ई दुनिया को बेटा प्यारो,
बंस चलावे कोई कैसा हारो, ई दुनिया को बेटा प्यारो, बंस चलावे कोई कैसा हारो। सो बिटियन को, हाँ बिटियन को, हाँ बिटियन को कर दई नियारी, बाहर से दिखतई है लाली, जा दुनिया तो बहुत ही निराली, बाहर से दिखतई है लाली। होटल सिनेमा तो खूब ही चलते हैं, बिजनेस में इन होटल सिनेमा तो खूब ही चलते हैं, बिजनेस में इनके पैसा मिलते हैं। होटल सिनेमा तो खूब ही चलते हैं, बिजनेस में इनके पैसा मिलते हैं। भज नहीं खो, अरे भज नहीं खो, हाँ भज नहीं खो नैया सुपारी, बाहर से दिखतई है लाली, जा दुनिया तो बहुत ही निराली, बाहर से दिखतई है लाली। इसके 2 ही बंद अभी हमें याद थे और बाकी एक बंद तो अभी हमारी रचना में मिल गई है। सुनिए। अपनी लुगाई घूंघट में राखे, दूजी नार खोने नाजे मारे, अपनी घराली घूंघट में राखे, दूजी नार खोने नाजे मारे। दे रही जा, हाँ दे रही जा, अरे दे रही जा सबको दगारी, बाहर से दिखतई है लाली, जा दुनिया तो बहुत ही निराली, बाहर से दिखतई है लाली। औरन की शान को देखई के जर है, औरन की शान को देखई के जर है, खून खून के पानी समझ है। हम खोना प्रतिभा खोना, प्रतिभा खोना लागे प्यारी, जा दुनिया बाहर से काली, जा दुनिया तो बहुत ही निराली, बाहर से दिखतई है लाली, बाहर से दिखतई है लाली, हाँ बाहर से दिखतई है लाली। धन्यवाद। ये हमारी रचना 2013 में युवा उत्सव में भी गाई गई थी, जब हम बीएड में पढ़ाते थे उस समय की ये रचना है। बहुत पहले लिखी गई थी, 2001 में लिखी गई थी, लेकिन आपको हमने सुनाई है। और शिक्षक, चूँकि हम शिक्षक हैं तो एक रचना आपको हम शिक्षक से भी जोड़ती हुई सुना सकते हैं और सुनाते हैं आपके लिए। सुनिएगा। शिक्षक की वर्तमान परिस्थिति, शिक्षक क्या है और क्या उसे समझा जा रहा है आज के समय में, तो उस पर भी एक हमने रचना लिखी थी, उसको भी हम आपको सुनाते हैं। सुनिएगा। एक तो रचना ढूंढने में थोड़ा समय व्यस्त हो जाता है। सुनिए। ये बिल्कुल यथार्थ सच्चाई है, वर्तमान में ऐसा होता है। शिक्षक स्वयं सम्माननीय है। सुनिएगा, शब्दों पर गौर कीजिएगा। शिक्षक स्वयं सम्माननीय है, इसका सम्मान कौन कर सकता है? शिक्षक स्वयं सम्माननीय है, इसका सम्मान तो कौन कर सकता है? कर ही नहीं सकता। ऐसे उत्कृष्ट आख्यानों से शिक्षक को बहलाया जाता है। शिक्षक दिवस पर शिक्षक को मसीहा से कम नहीं समझा जाता है। विद्यार्थी हो या मैनेजमेंट बड़ी तीख की बातें करते हैं। शिक्षक दिवस पर शिक्षक को हवा में उछाल देते हैं। आश्चर्यचकित शिक्षक होता है। 364 दिन ये क्यों नहीं होता है? भाव विभोर शिक्षक हो जाता, भाषण में आशीष सब पर लुटाता। शिक्षक दिवस गुजरते ही फिर मैनेजमेंट अपनी पर आता। एमए किया है हिंदी में और इतिहास का टीचर उसे बनाता। शिक्षक की आनाकानी करने पर कैसे शिक्षक हो ये फरमाता। शिक्षक को राजी करने को चने के झाड़ पर फिर उसे चढ़ाता। आप तो अद्भुत ज्ञानी हैं, हर विषय के जानकार, आपसे बेहतर नहीं है कोई, आप ही हो सही जानकार।
शिक्षक भी सोचता ठीक है और कर लेता स्वीकार। ऐसे ही मना मना कर 6-7 विषय थमा देता है। 6 टीचर की तनख्वाह बचाकर 1 से काम चला लेता है। ये मैनेजमेंट है। अब तो फंस जाता है शिक्षक। हर विषय को पढ़ पढ़ के पढ़ाता है, अपना विषय भूलकर अब तो हर विषय के बेस में खो जाता है। जी के शिक्षक का इस तरह थोड़ा तैयार हो जाता है। जब आंतरिक परीक्षा आती है और पेपर बनाने पड़ते हैं, उस वक्त फिर एक बार शिक्षक को चने के झाड़ पर चढ़ाया जाता है, या फिर अपना रौब दिखाकर शिक्षक से यूं फरमाता है, पेपर तो टाइप ही देना पड़ेंगे। ऐसा होता है, पेपर टाइप देना पड़ते हैं, लिख के नहीं चलता है, वो अपने से नहीं टाइप करवा सकते हैं। शिक्षक को ही खुद अपने टाइप पेपर देना, चाहे आप कितने भी विषय पढ़ाओ। उस पर लिखा है पेपर तो टाइप ही देना पड़ेगा, लिखित कदापि नहीं चलेंगे। अब शिक्षक को काम चलाऊ क्लर्क भी बना दिया जाता है और ऑपरेटर का पेमेंट भी फुलटू बचाया जाता है। बेचारा शिक्षक अपनी डिग्री को देखकर सिर धुनता जाता है। इसी शिक्षक को शिक्षक दिवस पर भाषण में प्रणेता, नेता, ईश्वर तुल्य और न जाने क्या क्या बताया जाता है। विद्यार्थी भी माशा अल्लाह इसके सुनिए मस्का गजब लगाते हैं। सबसे अच्छे आप हो सर जी, आपका ही पढ़ाया समझ में आता है। हमको तो आपका पढ़ाया सब कुछ याद हो जाता है। सर हमको नोट्स देंगे आप? हम रेगुलर नहीं आ पाते, आ नहीं सकते। हमने मैनेजमेंट से बात कर ली है, उन्होंने परमिशन दे दी है। कुछ और गजब के होते हैं, ये एक टाइप है विद्यार्थियों का। दूसरा टाइप कुछ और गजब के होते हैं, गुंडागर्दी में माहिर होते हैं। ना कभी क्लास में आते हैं, ना इंटरनल एग्ज़ाम में देते हैं, लेकिन भाई लोगों के परीक्षा फल एकदम A1 के होते हैं। ऐसे ही विद्यार्थी शिक्षक दिवस पर शिक्षक को भेंट भी देते हैं और एक दिन के लिए शिक्षक को शिक्षक होने का आभास करा देते हैं। 364 दिन तो इस शिक्षक की मट्टी पलीत ही करते हैं। ये बिल्कुल यथार्थ है। आज के समय में शिक्षकों की यही स्थिति है, चाहे शिक्षक सरकारी हो चाहे शिक्षक प्राइवेट हो। तनख्वाह देते हैं तो तनख्वाह का पूरा बिल्कुल ले भी लेते हैं। ये शिक्षकों की है दशा, मनोदशा। अब मनोदशा चूंकि शिक्षक का मन घायल हो जाता है, तो एक हमने रचना लिखी थी घायल मन पर। आप सुनिएगा घायल मन कैसे होता है, क्यों होता है, उसका कारण निवारण सब हमने बताया है। सुनिए। क्यों हुआ तुम्हारा घायल मन, किया कभी तुमने चिंतन? क्यों हुआ तुम्हारा घायल मन, किया कभी तुमने चिंतन? निज करनी का ही फल होगा जो व्यथित हुआ है तुम्हारा मन। निज करनी का ही फल होगा जो व्यथित हुआ तुम्हारा मन। किसी से आंख लड़ाई, किसी से आस लगाई होगी, या चाही चीज पर आई होगी। सुनिए दुख होता क्यों है। किसी से आस लगाई होगी या चाही चीज पर आई होगी, खोया होगा मन का विश्वास, या छुपाया होगा कोई तो राज। किस कारण हुआ है घायल मन, किया कभी तुमने चिंतन? क्या तोड़ा तुमने किसी का विश्वास, या घर वालों को किया नजरअंदाज? कर्तव्य पथ से विमुख हुए, या मर्यादा को किया चरित्र से साफ? किस कारण हुआ है घायल मन, किया कभी तुमने चिंतन? क्या अतीत में उलझाया खुद को? क्या अतीत में उलझाया खुद को, या आज में जीना ना आया तुमको? कुछ ख्याली पुलाव पकाए होंगे, हकीकत से कुछ घबराए होंगे। किस कारण हुआ है घायल मन, किया कभी तुमने चिंतन? हे मानव व्यथित वही होता है। सुनिए अब। हे मानव व्यथित वही होता है
जो ईमान को अपने खोता है। पराई पीर में रोने वाला निज कारण उदास नहीं होता है। जो दूसरों के दुखड़े दूर करता है वो कभी अपने आप उदास नहीं होता है, और उसके लिए कोई दुख नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाला उसके लिए सुखों का प्रबंध करता है। ये हकीकत है। फिर से सुनिए इसको। हे मानव, व्यथित वही होता है जो ईमान को अपने खोता है। पराई पीर में रोने वाला निज कारण नहीं रोता है। उस दुख में भी सुख होता है जो पराई पीर में रोता है। मैं के घेरे से बाहर आ, मैं के घेरे से बाहर आ, दे गम के मारों को अपनापन। मैं के घेरे से, हम मैं ही सब कुछ हूँ। मैं के घेरे से बाहर आ, दे गम के मारों को अपनापन। फिर कर लेना चाहे चिंतन, फिर कर लेना चाहे जितना चिंतन। व्यथित नहीं मिलेगा मन, व्यथित नहीं मिलेगा मन। कनेक्शन धीमा बता रहा है, इसमें क्या है आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो ठीक है, धन्यवाद। ये हमारी दूसरी रचना समाप्त हुई। अभी हम आपके लिए एक और रचना से जोड़ते हैं, सुनिएगा। आजकल युवा बहुत भटक रहे हैं और पूरा भारतवर्ष फैशन की अंधी दौड़ में चला जा रहा है। जो भी फैशन हो रहा है उसी में आत्मसात कर रहा है। अब फैशन क्या है, कैसी है, उस पर कोई विचार नहीं हो रहा। तो उस पर हमने लिखा है कि फैशन बनाना किसको चाहिए। इसका शीर्षक हमने दिया है, भारतवासियों सुनो प्रतिभा की गुहार। सुनिएगा। इंसानियत को फैशन बनाओ, बर्बरता मिट जाएगी। समस्या भी समाधान भी दोनों दिए हैं। इंसानियत को फैशन बनाओ, बर्बरता मिट जाएगी। संस्कार को मजहब बनाओ, धर्मांधता मिट जाएगी। नहीं लिखा किसी मजहब में, वासना में अंधे होकर क्रूरता व्यवहार में लाओ। हर मजहब वही सिखाता है, हर मजहब यही सिखाता आया, आपस में ईर्ष्या द्वेष मिटाओ। सर्वधर्म संभाव की भूमि है भारत, भारत के लोगों समझ भी जाओ। नैतिकता की मशाल जलाकर शिष्टाचार का दिया जलाओ। संस्कृति प्रधान रहा है भारत, अब तो इसकी लाज बचाओ। लड़कियों को जिंदा जलाकर मर्दानगी को ना थुकवाओ। पिता भाई का धर्म निभाकर नारी सम्मान का बीड़ा उठाओ। मर रही भारत की संस्कृति, कोई इसको भी जिंदा करने आओ। प्रेम सभ्यता संस्कार को भारत के जन जन में भर जाओ। भारत माँ के बेटे बनकर बेटियों का जीवन संवारने आओ। मानवता की रक्षा के हित मानव धर्म का मर्म समझ भी जाओ। मानव धर्म का मर्म सबको समझाओ। बेटियों का जीवन संवारने आओ। मानवता की रक्षा के हित मानव धर्म का मर्म सबको समझाओ। मानव धर्म का मर्म सबको समझाओ। यह हमारी एक रचना, बहुत पहले हमारी एक इंडस पर बुक प्रकाशित हुई थी, साझा संकलन, उसमें ये रचना थी, उससे हमने आपको जोड़ा है। ऐसे ही एक और रचना है, सुनिएगा। ये भी भारतवासियों से गुहार ही है। ये उस समय की रचना है जब पुलवामा में, आज ही के दिन समझ लीजिए, पुलवामा में शहीद हुए थे लोग, और लोग बहुत वीर रस की रचनाएं पढ़ रहे थे। कुछ घरों में भी बहुत बोल रहे थे, अरे घर में घुसकर मारो, ये करो वो करो। बहुत ज़्यादा, मतलब करना कुछ नहीं है, बस बातें बहुत दे रहे थे। तो उस पर हमने अपनी रचना लिखी थी। भड़काना बहुत आसान है, मुश्किल है शांति कायम करना। भड़काना बहुत आसान है, मुश्किल है शांति कायम करना। तो दम शांति स्थापित करने के लिए चाहिए। तो दम शांति स्थापित करने के लिए चाहिए। घर में बैठकर मरने मारने के आक्रोश भरे ओजपूर्ण बखानों से शहीद जिंदा नहीं हो जाएंगे। भड़काना बहुत आसान है, मुश्किल है शांति कायम करना। तो दम शांति स्थापित करने के लिए चाहिए। घर में बैठकर मरने मारने के आक्रोश भरे ओजपूर्ण बखानों से शहीद जिंदा नहीं हो जाएंगे, बल्कि जो बचे हैं उन पर भी मौत के बादल छा जाएंगे। सृजन करो कुछ ऐसा जिससे
शांति का दमखम आए, शहादत का खेल सदा के लिए भारत में कफन ओढ़ कर सो जाए। अगर रखते हो भेजा भेजी में तो अमन चैन की बात करो। लहू बहुत उबल रहा है तो कोई ऐसा इंतजाम करो, नहीं उजड़े फिर मांग किसी की, न औलादें अनाथ हों किसी की। बुढ़ापे की लाठी न टूटे, किसी सैनिक का जीवन न रूठे। अगर है कुवत किसी में तो ऐसा करके दिखलाओ, वरना तोड़ दो अपनी कलम, आक्रोश की बातें न भड़काओ। खुद थामो बंदूकों को और सीमा पर अपना जौहर दिखलाओ। केवल शब्दों में ओज दिखा के ब्लड प्रेशर नाहक नहीं बढ़ाओ। गुस्से में थर थर कांपने वालों, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो कपने ही लगते हैं लोग, लेकिन करते कुछ नहीं है। गुस्से में थर थर कांपने वालों, पहले गुस्सा संभालना सीख जाओ। देशभक्ति का मतलब समझो, देश में अमन चैन फैलाओ। माँ के बेटों की जान झोंक कर भारत माँ को खून के आंसू नहीं रुलाओ, भारत माँ को खून के आंसू नहीं रुलाओ। धन्यवाद। ये हमारी एक और रचना समाप्त हुई। हम तो बोलते जा रहे हैं। हमारे लिए क्या है, अब पढ़ने को मिल गया है तो समय का ध्यान नहीं रहता है, तो समय को बता दीजिएगा कृपया कि आप बंद हो जाओ। अभी एक और आपको रचना बिल्कुल यथार्थ, आज के जो समय चल रहा है, नौकरी कैसे लोग कर रहे हैं, जहाँ विभागों में नौकरियां हो रही हैं वहाँ पर कार्यस्थल कैसा है, वो दिया है हमने। आप सुनिएगा और उसका आनंद लीजिएगा, अपने आप जुड़ जाइएगा कि ये ऐसा होता है। सुनिए। एक इबारत हमको तो यहाँ आके रट गई, एक इबारत हमको तो यहाँ आके रट गई। बस 1 मिनट अधिक हुआ और वो कट गई। अब क्या कट गई ये आपको समझना है, नहीं तो हम बाद में बता देंगे कि क्या कट गई। सुनिए। एक इबारत हमको तो यहाँ आके रट गई, बस 1 मिनट अधिक हुआ और वो कट गई। कट गई माने सैलरी। बॉस अगर अनफिट हुआ तो नौकरी सरपट गई। एक इबारत हमको तो यहाँ आके रट गई। किसी भी संस्थान में आप चले जाइए, आपको जॉब करनी है तो समय की प्रतिबद्धता भी भयंकर होती है। इतनी नहीं भी होनी चाहिए कभी कभी, क्योंकि किसी किसी की मजबूरी भी होती है और ऐसे में एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर के रोगी भी बहुत हो जाते हैं और तनाव भी बढ़ रहा है, सो वो अलग। तो थोड़ा मानवता के आधार पर जितने भी अधिकारी हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए। नियम जरूरी है लेकिन नियम इंसानों के लिए है, ये भी जरूरी है, तो इंसान ज़्यादा ज़रूरी है। इस हिसाब से यदि आप चलेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। कामचोर लोग अलग होते हैं, लेकिन जो कामकाजी व्यक्ति है वो वैसे ही समय पे जाता है, और यदि आप कभी लेट हो जाए तो उसके लिए एकदम चढ़ जाओ तो वो अच्छी बात नहीं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि वही व्यक्ति ईमानदार है, उसी के लिए लगातार में विलम्ब भी हो जाता है। तो आप पहले परिस्थितियां समझें फिर अपने निर्णय पे आएं, उसके लिए लिखा है। एक इबारत हमको तो यहाँ आके रट गई, बस 1 मिनट अधिक हुआ और वो कट गई। बॉस अगर अनफिट हुआ तो नौकरी सरपट गई। एक इबारत हमको तो यहाँ आके रट गई। अब सुनिए। गर्धव राज बना के यहाँ मान दिया जाता है। गर्धव राज बना के यहाँ मान दिया जाता है। धन का लोभ देकर यहाँ काम लिया जाता है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगी, ऐसा बोलते हैं, तो आप लगे रहो। गर्धव राज बना के यहाँ मान दिया जाता है, धन का लोभ देकर यहाँ काम दिया जाता है। नाक भौं चढ़ाई तो नौकरी निपट गई। एक इबारत हमको तो यहाँ आके रट गई। गलत फहमियों का बाजार यहाँ, हो रहा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार यहाँ। केले को देखकर भी आम कहना पड़ता है, रावण को भी यहाँ राम कहना पड़ता है। हाँ में यहाँ जो नहीं मिलाई तो नौकरी सिमट गई, तरक्की सिमट गई। एक इबारत हमको तो यहाँ आके रट गई। मन में बोझ लेकर यहाँ काम करना पड़ता, जो भी ईमानदार व्यक्तित्व है उसके लिए ये बात है। मन में बोझ लेकर यहाँ काम करना पड़ता है। सच्चा इंसान सच बोलने से डरता है। गधे को बाप बना के सम्मान देना पड़ता है।
जमीर को कुचल के ढेंचू ढेंचू करना पड़ता है। इसमें जो गिटपिट करी तो नाक यहाँ कट गई, उसी पे आरोप लग जाएंगे और मालूम नहीं कैसे आरोपों में फंसा के उसको निकाल दिया जाएगा। ये आज की वर्तमान की हकीकत है और ये सदा रहने वाली भी। ये हमारी रचना एवरग्रीन है। अब हाँ, ईमान धर्म यहाँ न चलता, हर व्यक्ति है रंग बदलता, कोई है सीढ़ी कोई है मंजिल, इंसानियत का पता न चलता, अनाचार है हद से ज़्यादा, कहीं उजागर कहीं ढकासा। भेद है क्या जब पता चला तो संस्कार और मर्यादा की सीमा रेखा ही मिट गई। एक इबारत हमको तो यहाँ आकर रट गई। ऊपर वाला भी यहाँ आके फेल हो जाएगा, अपनी ही रचना को समझ नहीं पाएगा। लबों पे खामोशी दिल में बवाल होता है, हर शख्स का यहाँ बहुत बुरा हाल होता है। सच्चाई जिसने बताई तो उसकी लुटिया ही डूब गई। एक इबारत हमको तो यहाँ आके रट गई। एक और इसका स्टेंजा, हर दफ्तर की ये सच्चाई। अब ये सुनिए, ये आत्मा क्या कह रही है। ऐसा कहने पर मजबूर हो रहे हैं तो आत्मा क्या बोल रही है, सुनिए। हर दफ्तर की ये सच्चाई है जो हमने यहाँ सुनाई है, किसी किसी की आत्मकथा है, मिटते ईमा की करुण कहानी है, किसी किसी की आत्मकथा है, एम्प्लाई की मनोव्यथा है। मिटते ईमा की करुण कहानी है ये, किसी की आंख का पानी है ये। इसको यहाँ सुनाने में प्रतिभा की प्रतिभा सिमट गई, प्रतिभा की प्रतिभा सिसक गई, प्रतिभा की प्रतिभा सिसक गई। एक इबारत हमको तो यहाँ आके रट गई। 1 मिनट अधिक हुआ और वो कट गई। ये हमारी दफ्तरनामा, इसकी शीर्षक था दफ्तरनामा। इसको हमने लिखा है। अब आप सुनिएगा, एक और रचना से आपको जोड़ते हैं। ये हमारी सच्चाई, इसका शीर्षक हमने सच्चाई दिया। ये हमारी एक साझा संकलन ये भी है, विश्व आकाश के चमकते सूर्य, उसमें लिखी है। सुनिएगा, रचना अच्छी है इसलिए आपको सुना रहे हैं। सुनिए, सच्चाई इसका शीर्षक है। रास्ता साफ है, सीधा सपाट है, लंबा भी बहुत है, शॉर्टकट नहीं है। चलने के लिए कोई हमसफर भी नहीं है, तन्हाई का साथ है, इस पर चलना मगर प्रताप है। ये रास्ता है सच्चाई का, ईमान की कमाई का, इस रास्ते पर चलकर डर लगता नहीं जग हसाई का। स्वाभिमान जगाता है, आत्मबल बढ़ाता है, इस पर चलने से नाज खुद पर हो जाता है। सच्चाई की राह चलना कायरों का काम नहीं, सफ़ेद पोशों के लिए यहाँ कोई मुकाम नहीं। मेहनत से के पसीने से यहाँ नहाना पड़ता है, काम चोरी का यहाँ निशान नहीं मिलता है। निर्भीकता हो जिसमें वही सच की राह चलता है, सत्यता वही यही है यहाँ पंगा बहुत मिलता है। आप सीधे बन के सच्चे बन के चलोगे तो आपको बहुत गिराने वाले मिलेंगे। निर्भीकता हो जिसमें वही सच की राह चलता है, सत्यता यही है यहाँ पंगा बहुत मिलता है। वर्तमान दौर में सदाकत को छुपाना पड़ता है, सच की राह चलकर भी खुद को आजमाना पड़ता है। सच्चाई को भी कभी कभी मात खानी पड़ती है, सच की राह इसलिए सुनसान बहुत मिलती है। लेकिन इस पर चलकर ही हौसला भी मिलता है, रूह को सुकून का मुकाम यहीं मिलता है। ये रास्ता है वीरों का, कुशल शूर वीरों का, इस राह पर चलना नशा है सच के तलबगीरों का। राह पकड़ लो सच्चाई की और दुनिया बदल दो, जो कुछ करने की तमन्ना है तो सच्चाई गले लगा लो। भीड़ में सब चलते हैं, अपनी राह अलग बना लो, सच्चाई की डगर चलकर अपनी शख्सियत सजा लो। झुका दो जमी को, झुका दो ये आसमां, बता दो जहाँ को तुम भी हो एक सूरमा। अब ये सच बोलने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। फोन पे बोल देते हैं कि हैं बाजार में, वो कह देते हैं बस रास्ते में तो आई तो रहें। झुका दो, ये तो जनरल झूठ है, बाकी बहुत बहुत झूठ बोलते हैं लोग। झुका दो जमी को, झुका दो ये आसमां, बता दो जहाँ को तुम भी हो एक सूरमा।
झूठ के वजूद को मिटा दो, हिंदुस्तान जगमगा दो, युवाओं के इस भारत में सच की शम्मा जला दो, सच की शम्मा जला दो। ये हमारी एक और रचना जो आपको ऐसे ही सच्चाई हमारे उसमें व्यंग्य ज़्यादा मिलेगा, तीखापन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सीधी राह पर चलो इसलिए हम तीखा लिखते हैं। और सच को लिखना अच्छी बात है, इसीलिए कलम थामी है, क्योंकि सच लिखना चाहिए। तो ये हमने ऐसे ही सच लिखते हैं हम। एक और रचना हम आपको जोड़ते हैं, यथार्थ है आजकल का, ये भी यथार्थ है, सुनिएगा। धन्यवाद सभी जुड़े हुए लोगों का जो सुन रहे हैं, उनका सबको हम पढ़ रहे हैं और सभी हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद सभी के लिए। धन्यवाद। कन्नौजी सर हैं और आदरणीय प्रेम प्रकाश सर जी भी हैं और शोभा मैम भी हैं, BN सिंह सर भी हैं जी। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। एक और रचना से आपको जोड़ती हूँ, डिग्री और ज्ञान इसमें कौन महान। डिग्री और ज्ञान में कौन महान, ये हमारी रचना का शीर्षक है, सुनिए। डिग्री बिकाऊ होती है, ज्ञान कभी बिकता नहीं, ये किसने कह दिया, अनपढ़ में ज्ञान होता नहीं। डिग्री बिकाऊ होती है, ज्ञान कभी बिकता नहीं, ये किसने कह दिया, अनपढ़ में ज्ञान होता नहीं। समसामयिक सत्य है, डिग्री से केवल नौकरी मिलती है, लेकिन ज्ञान के बलबूते समूची जिंदगी संवरती है। ज्ञान का कचरा करने वाले डिग्रीधारी भी होते हैं, कुछ पैसे में खरीद के सबको सर्वोपरि स्वयं को बनाते हैं, स्वयं को कहते हैं। धिक्कार है ऐसी डिग्री को जो अवहेलना न करे ज्ञान की, नतमस्तक हो ज्ञान के आगे, विशेषता व्यक्तित्व महान की। जो व्यक्ति ज्ञान के आगे नतमस्तक होता है वो व्यक्तित्व महान है। जीवन में अनुभव से जो ज्ञान मिलता है, डिग्री कभी जुटा ना पाए। जीवन से जो अनुभव में ज्ञान है मिलता, डिग्री कभी जुटा ना पाए। इसलिए डिग्री कमतर है, ज्ञान का दिया सब जग खाए। ज्ञान मिले गुणवान की संगत, कह गए यहाँ गुणीजन सारे। गुण तो अनपढ़ में भी होते हैं, डिग्रीधारी भी उनसे सीखने आए। डिग्री है अधजल गगरी छलकत जाए, ज्ञान की मगर थाह न पाए। करत करत अभ्यास के एक दिन अनपढ़ भी ज्ञानी हो जाए, और डिग्रीधारी को शिष्य बनाकर जीवन संस्कार सिखलाए। इसीलिए अनपढ़ नेता केवल अनुभव अर्जित कर डिग्रीधारी अफसर से सैल्यूट लगवाए। ये हमारे भारत की है। ये तो खैर डिग्रीधारी अनपढ़ नेता, कभी कभी अनपढ़ नेता लाठी और अपने दमखम के उससे भी बनते हैं, ज्ञान के वन से नहीं बनते हैं। तो ये एक अपवाद भी है और ये हकीकत है कि अनपढ़ नेता होते हैं और सैल्यूट करने वाले अफसर होते हैं उसके ऊपर, ये हकीकत है। तो उसको हमने लिखा है, सुनिएगा। और एक और रचना से आपको जोड़ रहे हैं, ये भी यथार्थ ही है। आजकल हर जगह जितने भी ये जो कार्यक्रम होते हैं उसमें खिताब मिलते हैं, तो क्या खिताब की, चाहे एजुकेशन में सेमिनार हो या फिर हमारे ये कवि सम्मेलन वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े स्तर पे वो हों, उन सब में क्या है, पारितोषिक दिया जाता। तो ये हमने सब कुछ रचना में, आप समझेंगे, ज़्यादा हम बोल नहीं रहे हैं। इसका शीर्षक हमने दिया है, पद प्रतिष्ठा पारितोषिक खिताब बनाम हुनर एक हकीकत। इतना बड़ा लंबा शीर्षक है। अब आप सुनिए। अगर आपको पारितोषिक मिल रहा है तो तय है आपने पैसे दिए होंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे वो आते हैं ऐड कि इतना पैसे में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, बहुत कुछ आप सब जानते इसी लाइन के हैं, सो आपको सब पता है। अगर आपको पारितोषिक मिल रहा है तो तय है आपने पैसे दिए होंगे। अगर आप छप रहे हैं तो यकीनन बिक गए होंगे। छपता कौन, प्रकाशन किसका होता है? अधिकांश लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोग हैं और वो उनकी किताबें जल्दी छप जाती हैं, बहुत जल्दी बिक भी जाती हैं।
तो वो खुद कितना अपना क्या क्या यूज करते हैं उसके लिए लिखा है। अगर आप छप रहे हैं तो यकीनन बिक गए होंगे, चंद सिक्के उछालकर महफिल में दिख गए होंगे। बिन पैसे दिए आजकल कुछ भी नहीं मिलता, कराओ रजिस्ट्रेशन तभी हुनर को स्टेज मिलता। यही सच्चाई है आजकल सृजनकारों की, शुल्क दिए बिना किसी को तवज्जो नहीं मिलती। तो तवज्जो मिल रही है जिनको, क्या वो वाकई हुनरमंद हैं या उनके हाथों में खिताब उनकी दौलत का प्रबंध है। कहीं पर भी देखिए पैसों का बोलबाला है, पद प्रतिष्ठा आजकल खाती पैसों का निवाला है। सब्सक्राइबर बिक रहे हैं, फॉलोवर्स बिक रहे हैं, और तो और पाठक श्रोता व्यूअर्स भी बिक रहे हैं। जहाँ भी दो पैसे वहीं पहुँच बन जाती है, और ना दो अगर तो कला विस्तृत नहीं हो पाती है। घर की चार दीवारी तक ही सीमित ही रह जाती है, सीमित ही रह जाती है। ये एक सच्चाई है, क्योंकि हर कोई पैसे देना नहीं चाहता है, लेकिन आप रचना पढ़िए, रचना पसंद आती है तो आप उसको पारितोषिक दीजिए, ये तो समझ में आता है। लेकिन आप पहले से ही कि इतना 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 अमाउंट दीजिए, आपको ये मिलेगा, तो क्या मतलब है उसका? आप खरीद रहे हैं क्या? तो खरीद, यदि आपने बिकने के लिए कलम थामी है और इतने इसलिए फेमस हैं, तो आप हमारी नज़र में कुछ भी नहीं है, हम उनको कुछ नहीं मानते हैं। इसलिए हमारे जितनी भी चीज़ें हैं हमने निःशुल्क में छपवाई, निःशुल्क में प्रकाशित की हैं। हमारे साझा संकलन है, सब निःशुल्क हैं, और चाहते हैं कि यदि कोई ऐसा मिले जो पहले हमारी रचना पढ़े और वो फिर प्रकाशित करे, तो हाँ बिल्कुल स्वागत है, हम करेंगे, जरूर करेंगे। और अपनी रचना के लिए पैसे लगाना अलग बात है, लेकिन पारितोषिक लेना ये तो और ही गलत बात है, ये इसके हम खिलाफ हैं, इसलिए हम ऐसे इनामों से दूर रहते हैं। एक और ये हमारे विचार, ये संस्कार, ये हमारे पिताजी की बदौलत हमारे यहाँ आए। तो एक हमने रचना लिखी पापा का शुभाशीष, उस पर सुनिएगा। बेटी की उपलब्धि पर जो पापा शाबाशी देते हैं, दुनिया जहान का कोई शख्स कभी दे ही नहीं सकता। ये बिल्कुल हकीकत है। जो पिता के अंदर जो अपनी बच्ची के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भाव होते हैं, वो दुनिया में किसी भी रिश्ते के अंदर आ ही नहीं सकते। आप कितने भी दयालु हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो आपका आपके बच्चे के प्रति लगाव रहेगा वो किसी के प्रति हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। उस पर हमने लिखी है, और ऐसे ही बच्चे होते हैं। बेटी की उपलब्धि पर जो पापा शाबाशी देते हैं, दुनिया जहान का कोई शख्स कभी दे ही नहीं सकता। क्योंकि औलाद के लिए जो माता पिता का दिल होता है, किसी और का हो ही नहीं सकता। इसलिए जब तलक है माता पिता, शाबाशी बटोर लो, उसके जाने के बाद ये खुशी फिर ना मिलेगी। बस काश रहेगा, संताप रहेगा, मिलेगी जब उपलब्धि कोई, तो गुजरा जमाना आंखों में आबाद रहेगा। उसके ना होने की फिर कमी खलेगी, उनकी खुशी भरी दुआएं फिर ना मिलेंगी। उनके चेहरे का वो नूर नज़र देखना चाहेगी। जब आप कोई गिफ्ट लेके आते हैं, पापा हमको ये मिला, पापा हमको मिला, तो पापा के चेहरे पे जो खुशी झलकती, बाप बेटा क्या बात है, कमाल, और इतनी बातें बोलते हैं, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। और उनकी आंखों की जो चमक है वो किसी की आंखों में आ ही नहीं सकती है। तो उसके लिए लिखा है, उनके ना होने की फिर कमी खलेगी, उनकी खुशी भरी दुआएं फिर मिल ना सकेंगी। उनके चेहरे का वो नूर नज़र देखना चाहेगी, लेकिन ये तमन्ना सदा अधूरी रहेगी, सदा अधूरी रहेगी। ये एक पापा के लिए रचना थी हमारी। एक और आज के वर्तमान संदर्भ में, चाय, एक कप चाय, क्या क्या गुल खिलाए एक कप चाय, तो उस पर हमने रचना लिखी है एक कप चाय। सुनिएगा। एक कप चाय बड़े बड़े काम करा जाती है, मस्का लगा के बहुत काम ही आती है, मस्का लगाने के बहुत काम ही आती है। एक कप चाय बड़े बड़े काम कर जाती है, मस्का लगाने के बहुत काम ही आती है। दफ्तरों में बाबुओं को यही तो पटाती है, नीचे दबी फाइल अचानक ऊपर करा जाती है। सच कहूँ तो थोड़ा थोड़ा घूस का काम करती है, चापलूसी से पिलाओ तो ईमान हरण करती है। वैसे तो सुस्ती मिटाने का ये साधन है,
लेकिन मस्का लगाने का भी जबरदस्त राशन है। सादा हो, कड़क हो या हो मसाले वाली, दिल जीत ही लेती है जो पिलाए प्यार से घरवाली। एक कप चाय के अनगिनत फसाने हैं, कलयुगी अमृत है ये, घर घर इसके ठिकाने हैं, घर घर इसके ठिकाने हैं। ये एक रचना। अब चाय की बात है तो घर की बात भी आएगी, तो आप हमारे घर पर क्या विचार हैं वो भी सुन लीजिए। मधुरिम निशानी घर क्या होता है, क्या होना चाहिए, कैसे घर में रहना चाहिए, ये सब बातें हैं, सुनिए। एक आज के वर्तमान परिवेश में कैसा घर हो गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए, उस पर लिखिए, सुनिए। एक घर दो रसोई, परिवार है पर लगन सोई। एक घर दो रसोई, परिवार है पर लगन सोई। सन्नाटा पसरा घर में, आपस में बात करे ना कोई। आज के समय में ऐसे घर अधिकांश हो गए हैं कि भाई भाई, अगर 4 भाई साथ में हैं तो वो एक साथ एक जगह पर रह नहीं रहे। बाई चांस कभी एक साथ आते हैं होली दिवाली पर, तो ऐसा रहता, या तो महाभारत होती है या फिर बिल्कुल कोई से कोई को मतलब ही नहीं है, सब अपने अपने में बिजी हैं, ऐसा। तो उस पर हमने रचना लिखी है। एक घर दो रसोई, परिवार है पर लगन सोई। सन्नाटा पसरा घर में, आपस में बात करे ना कोई। सगे हैं पर अजनबी से, एक दूसरे को देखते हैं। रंजिशें पाले हैं मन में, एक दूसरे पर खींचते हैं। मरे से जज्बात हैं, एहसासों में भी चुभन है। कहने को तो एक है पर एकता में घुटन है। क्या कहें उस जगह को जहाँ लोग ऐसे रह रहे। घर ऐसा तो होता नहीं, कुछ लोग तो घर ही कह रहे। एक छत के नीचे ही रिश्तों में खिंचाव है। मनों में सबके नहीं कहीं दिख रहा तनाव है। क्या फायदा उस साथ का जहाँ एकता का सुर नहीं। झुंड है या भीड़ है पर घर तो ये हरगिज नहीं। आजकल कुछ घरों की ऐसी ही है दास्तां। मतलबी बन लोग सारे, स्वार्थ की बोलें जुबां। भरे पूरे घर के होकर तितर बितर हो रहे हैं। एक छत के नीचे भी तन्हाई पल पल झेल रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पर, अपनों से बना सकते नहीं। लानत है ऐसे लोगों पर जो अपनों से बना सकते नहीं। एक दूसरे को प्यार से गले लगा सकते नहीं। ऐसे कैसे सगे हैं, हो गया इनका खून पानी। भावनाएं जब मर गई तो काहे कि हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान जो हम सनातनी बात करते हैं, तो हिंदुस्तान का तो ये पहली बात है कि सब मिलकर रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। और आप बात करते हैं सनातनी, 2 भाई अलग अलग जा रहे हैं और तो सनातनी भगवा पहन के आ रहे हैं और सनातनी का डंका पीट रहे हैं। तो ऐसे सनातनी थोड़ी, ऐसे कहे कि हिंदुस्तानी ही नहीं हो। सनातनी भी दूर की बात, हिंदुस्तान में रहते हैं तो कम से कम आपस में अपनत्व तो होना चाहिए, वही हिंदुस्तानी है। नहीं तो हिंदुस्तानी नहीं है, वो अपने देश में ही गद्दारी कर रहा है। अपने लोगों से बना के नहीं रखते तो कहे कि तुम अपने हो। लानत है ऐसे लोगों पर, अपनों से बना सकते नहीं। एक दूसरे को प्यार से गले लगा सकते नहीं। ऐसे कैसे सगे हैं, हो गया इनका खून पानी। भावनाएं जब मर गई तो काहे का हिंदुस्तानी। आदम नहीं पुतले हैं ये, जो घर में आकर बस गए। काट के हैं लोग सारे, जज्बात जिनके मर गए। इनसे कहो ये चेत जाएं, इंसान है ना भूल जाएं। अकड़ से कब घर बना है, घर चाहिए तो दिल सजाएं। घर की रौनक प्यार है, आपसी विश्वास है। एक दूसरे में जान है, एक दूसरे से मान है। त्याग नहीं समर्पण है, भरपूर जहाँ समर्थन है। एक दूसरे की खुशियों से होता जहाँ पुलकित मन है। एक दूसरे की खुशियों से होता जहाँ पुलकित मन है। आइए ऐसा घर बनाएं, हर कोने में प्यार बसाएं। लड़े नहीं झगड़े नहीं, एक दूसरे पर प्यार लुटाएं। 4 दिन की जिंदगानी फिर तो बिछड़ ही जाना है, तो जाने से पहले अपनी मधुरिम निशानी हम बनाएं, मधुरिम निशानी हम बनाएं। ये हमारी एक रचना। नीलम जी, धन्यवाद आपके लिए।
संचालक सर धन्यवाद आपके लिए, और भी जो महानुभाव जुड़े हुए हैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम एक और अपनी रचना से जोड़ते हैं। इसका शीर्षक है कलमकार। हमारी नज़र में कलमकार कैसा है वो देखिए। किसने कहा गमज़दा ही कलम चलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जिनके दिल टूट जाते हैं, जो मायूस होते हैं, वो कलम चलाते हैं। उस पर हमने लिखा है, किसने कहा गमज़दा ही कलम चलाते हैं और आप बीती कागज पर लिखते हैं। अरे सुख महसूस करने वाले भी कलम के धनी होते हैं, जो अपनी कलम के माध्यम से खुशियां संसार को देते हैं। वैसे कलमकार वही श्रेष्ठ है जो अवसादग्रस्त को सुखी करे, दीनहीन नैराश्य मनों में उम्मीदों का जोश भरे, अपने शब्दों के जादू से मन का मातम जो हर ले, संतृप्त आत्मा को करके नव सृजन को तैयार करे। भ्रम के आभासी पिंजर को तोड़ यथार्थ में ले आए, कुछ न करने की लाचारी को कर्मठता का बोध कराए। जब व्यक्ति टूट जाता है अंदर से, तो वो बैठ जाता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों में जीवटता का भाव जगाए, भ्रम के आभासी पिंजर को तोड़ यथार्थ में ले आए, कुछ न करने की लाचारी को कर्मठता का बोध कराए। सब कुछ संभव इसी धरा पर, प्रयास मगर करना होगा। भाव यही सुप्त हृदय में जगाकर बुलंदियों तक जो पहुंचाए। हाँ, कलमकार वही श्रेष्ठ है जो यथार्थ में जीना सिखाए, जो यथार्थ में जीना सिखाए। ये हमारी रचना जो कलमकार पर के कलमकार ऐसा होना चाहिए। अब एक और रचना से आपको जोड़ें। वक्त का अभी थोड़ा सा हमें अंदेशा नहीं है कितना हो गया है, बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं। यदि वक्त हो जाए तो कृपा करके बता दीजिएगा। हम एक और रचना से आपको जोड़ते हैं युवाओं के लिए। सुनिए, इसका शीर्षक हमने दिया है गौर करो और चेत जाओ। सुनिए। अरे जागो युवाओ, फेसबुक व्हाट्सएप पर चैटिंग में लगे हो, लड़कियां पटाने श्रृंगार की रस की शायरियां गढ़ने में लगे हो, पढ़ने में लगे हो, और तुम्हारे नाक के नीचे से इज्जतदार घर की बहू बेटियों के संग दरिंदगी हो जाती है। यह हमने रचना उस समय लिखी थी जब मणिपुर में भी बहुत भयंकर घटना हुई थी, और भी ऐसे लड़कियों के साथ जब चाहे कुछ भी हो जाता है, तो उस पर हमने ये रचना लिखी है। अरे जागो युवाओ, फेसबुक व्हाट्सएप पर चैटिंग में लगे हो, लड़कियां पटाने श्रृंगार रस की शायरियां गढ़ने में लगे हो, और तुम्हारे नाक के नीचे से इज्जतदार घर की बहू बेटियों के संग दरिंदगी हो जाती है। बार बार मानवता शर्मसार हो जाती है। धिक्कार है ऐसी जवानी पर जो समाज का रुख ना मोड़ पाए। धिक्कार है ऐसी जवानी पर जो समाज का रुख न मोड़ सके, दानव जैसे भेड़ियों की पैदाइश न रोक सके। वासना में डूबे अंधों को सबक तुम्हें ही सिखाना होगा, संस्कार को खुद में जिंदा कर रख के नया समाज बनाना होगा। ये युवाओं के लिए युवा कर सकते हैं कि यदि आप संस्कारी हो तो आपका खून ही तो आगे बढ़ेगा, तो संस्कार आप अपने आप में लाइए। वासना में डूबे अंधों को सबक तुम्हें ही सिखाना होगा, संस्कार को खुद में जिंदा रख के नया समाज बनाना होगा, वरना मिट जाएंगी बेटियां ऐसे ही जुल्म सहन करके, फिर धरती पर कभी भी न आएंगी जब तप और हवन करके। बिन ब्याहे सारे घूमोगे, वंश बढ़ा ना पाओगे, वंश बेल कहलाकर भी नपुंसक से बन जाओगे। काम की आग में जल जलकर कंवारे ही मर जाओगे। चेत जाओ जब तक जवानी है, बेटियां सच में अगर बचानी हैं, कुछ ऐसा साहित्य रचो, नुक्कड़ नाटक कोई करो, हर गली में अलग जगाओ, तुम कुकर्मियों को होश में लाओ, तुम कुकर्मियों को होश में लाओ, वरना बेटियों के संग कुकर्म के जुर्म में दरिंदे मारे जाएंगे। आने वाले निकट भविष्य में बस बुजुर्ग ही जिंदा रह जाएंगे। बेटियां ना होंगी, बेटे ना होंगे। बेटियां इसलिए नहीं होंगी क्योंकि दरिंदगी हो जाती है तो वो आत्मघात कर लेती हैं, और बेटे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आजकल कानून थोड़ा तगड़ा हो गया है कि यदि कुछ गलत हुआ है तो उनको सीधा फांसी।
उस पे हमने लिखा, वरना बेटियों के संग कुकर्म के जुर्म में दरिंदे मारे जाएंगे, आने वाले निकट भविष्य में बस बुजुर्ग ही जिंदा रह जाएंगे। बेटियां न होंगी, बेटे न होंगे, फिर भारत का कौन करेगा विकास? मशीनें ही मशीनें होंगी, बचेगी ना कोई आदम जात, बचेगी ना कोई आदम जात। बात संस्कारों की है, अगर हर नव दंपति, ये बात हमने इस रचना की बात थोड़ी लिख दी है, आप लोग भी जरा सुन लीजिएगा। बात संस्कारों की है, अगर नव दंपति प्रण लें कि मर्यादित तो संस्कारी संतान उत्पन्न करना है तो संभव है निकट भविष्य में बेटियों के साथ कुकृत्य कभी ना हो। ये सभी युवाओं की नैतिक जिम्मेवारी भी है और भविष्य उन पर ही टिका है। और ये यथार्थ है। जैसे अभिमन्यु, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु ने सब कुछ सीख लिया और उत्तरा सो गई थी तो वो चक्रव्यूह से निकलना वो नहीं सीख पाए। तो गर्भ में व्यक्ति इतना सीख लेता है, तो जब माँ संस्कारी होगी तो बच्चे में अपने आप संस्कार आएंगे। और जब ऐसे दंपति बनेंगे, ऐसे व्यक्ति जो संस्कारी वो दंपति बनेंगे तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। सुधार की जरूरत अपने आप के लिए ही, अपन सुधार कर लो, सब में सुधार हो जाएगा। तो ये लोगों में एक चेतना फैलाने के लिए युवा आजकल बहुत रील बना रहे हैं, उनके लिए ये लिखा है हमने। एक और आपको यथार्थ रचना से हम आपको जोड़ रहे हैं। ये कहानी है जो हमने लिखी हुई है कविता के माध्यम से। इसका सार ये है कि आजकल जैसे कि किसी की पत्नियां देहांत, मतलब युवावस्था में ही किसी की जीवन साथी चले जाते हैं, वो दूसरा विवाह कर लेते हैं, उनके बच्चे रहते हैं फिर भी वो दूसरा विवाह कर लेते हैं। और कभी कभी जो दूसरे विवाह से जो व्यक्ति आता है वो उतना प्रेम नहीं दे पाता है, तो उन परिस्थितियों के लिए हमने कुछ लिखा है। सुनिए, ये हकीकत है, यथार्थ है, ऐसा होता है। सुनो सुनो एक करुण कहानी इस जालिम संसार की, ये काल्पनिक नहीं हकीकत है, तस्वीर इस संसार की। माता पिता की प्यारी बिटिया, विवाह युग जब होने लगी, बिटिया के विवाह की चिंता माता पिता को होने लगी। सरकारी मैनेजर लड़के संग बिटिया रानी का ब्याह किया, बिटिया विदा हुई साथ में प्यारा सा दामाद मिला। शादीशुदा जीवन दोनों का दिनों दिन फलने फूलने लगा। बिटिया दामाद को एक दूजे से अताह प्रेम भी होने लगा। माता पिता दोनों खुश थे बिटिया के घर संसार से, दो फूल सी नातिन भी पाई विधाता के आशीष से। 12 वर्ष तक हंसी खुशी का माहौल ऐसे ही बना रहा। 13वें वर्ष मगर विधना ने बड़ा अनोखा खेल रचा। बिटिया दामाद नातिन संग निकले एक दिन यूं ही सैर पर, न जाने किसकी नज़र लगी, रास्ते में भयानक एक्सीडेंट हुआ। बिटिया की वहीं मृत्यु हुई, छोटी नातिन को ब्रेन हेमरेज हुआ। हंसते खेलते परिवार को मातम ने आकर घेर लिया। बड़ी नातिन 12 वर्ष की, छोटी भी 2.5 साल की। बड़ी तो स्वस्थ हुई लेकिन छोटी मृत्यु के निकट खड़ी। अब गृहस्थी कैसे चलेगी, दामाद के घर चर्चा हुई। दुख में ही दिन गुजर रहे थे, समझाने से संदेश मिला। ये बेटी का पिता बोल रहा है। 42 का ही है तो है बेटा, क्यों ना दूजा दे ब्याह रचा। 12 वर्ष की बेटी का क्या होगा सबने सवाल रखा। समझाने से खबर आई, अनाथालय में उसको देंगे भेजा। खबर सुनते ही नाना को ब्रेन हेमरेज का आघात लगा। कैसा निर्दयी पिता है, सोचा दामाद की तरफ से मन फट गया। क्या इतना जरूरी भोग विलास, केवल अपने ही सहारे की तलाश। बेटी को अधर में छोड़ के कैसे पिता ने ये निर्णय लिया। वो भी तो एक पिता है 12 वर्ष की बच्ची का, उसको कैसे अनाथालय में छोड़ दें, कैसे सोच लिया, उसके लिए लिखा है। बेटी को अधर में छोड़ के कैसे पिता ने ये निर्णय लिया। क्यों पिता का कलेजा तनिक भी ना पिघला, कैसे अनाथालय का विचार किया। क्या कसूर है 12 वर्ष की बेटी का, क्यों बाप ने पराया किया। क्या होगा उस बच्ची का,
उस पर तो दुखों का पहाड़ टूटा। माँ छिन गई हमेशा के लिए और पिता ने खुद बेघर कर दिया। अब ऐसे बच्चे की मानसिकता में प्रेम के लिए होगी क्या कोई जगह? दया करुणा ममता मिले ना जिसको, कैसे पनपेगा वो इंसान भला? बेटी का सहारा बनने के बजाय अपने लिए दुल्हन ढूंढ रहा। कैसा नालायक आदमी है, औलाद अनाथ करने चला। जिंदा भूत यही होते हैं जो जीते जी लग जाते हैं। बेटी को अनाथालय में भेजाकर दूजा ब्याह रचाते हैं। ऐसी है आज के पुरुषों की मानसिकता। माफ कीजिए, सबकी नहीं, लेकिन कुछ कुछ की तो है। ऐसी है आज के पुरुषों की मानसिकता। पत्नी के मरते ही लेते हैं दूजा ब्याह रचा। औलाद की जिनको फिक्र न होती, पत्नी के मरते ही औलाद लगे है जैसे बला। धिक्कार है ऐसे पुरुषों पर जो बाल मनोभाव न समझे। अपनी ही औलाद के दुख को पिता होकर भी जो न समझे। ऐसे पुरुषों के लिए पत्नियां तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। उनके स्वास्थ्य की कामना करती, उनका वैभव मांगती हैं। और पुरुष देखो कितना स्वार्थी। पत्नी बच्चों की कोई फिक्र नहीं, एक मरी दूजी ले आए, भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। असलियत तो यही समाज की, सकारात्मक कहो या नकारात्मक। हमने तो कटु सत्य लिखा है होकर के भावात्मक। बदलो ऐसी सोच समाज की, लिखने का अभिप्राय यही है। पति पत्नी के मरते ही बच्चों पर ना हो जुल्म कोई। आपका ही अंश है वो, उन पर थोड़ी ममता रखो। केवल अपने सहारे का ना सोचो, बच्चों का भी सहारा बनो। घर के होते उनको बेघर न करो, उनको बेघर न करो। ये यथार्थ है, ऐसा होता है। कभी कभी पत्नियां चली जाती हैं तो ऐसा, कभी पति भी चले जाते तो ऐसा हो जाता है। और बच्चों की नैया अथाह में लटकी रहती है, अधर में लटकी रहती है। उस पर ये लिखा। ये तो एक प्रत्यक्ष घटना है जिसका हमने ऐसा चित्रण किया है। अभी एक और रेखा आपको मनोबल वाली एक रचना से जोड़ते हैं। उसका शीर्षक है हाथ की रेखाएं। सुनिएगा। हाथों की रेखाएं देखते बैठे रहे तो समय और अवसर दोनों जाएंगे। हाथ की रेखाएं देखते बैठे रहे तो समय और अवसर दोनों जाएंगे। जो होना है वो होकर ही रहता है, तो देख लकीरें भी क्या कर पाएंगे। जब जो होना है विधि ने जो लिखी दिया है वो होगा ही, तो आप क्या कर लोगे। रेखाएं आजीवन स्थिर नहीं रहती, दृढ़ इच्छा से बदल भी सकती हैं। माना जीवन की कहानी कहती हैं, फिर भी अकाट्य अटल नहीं होती हैं। जीवन सुख दुख का संगम है, यथावत सदा न कोई मौसम है। भोगना तो हर हाल में होगा, गर इच्छा शक्ति मन की निर्बल है। पहले इच्छा शक्ति प्रबल करो, फिर मनचाही हस्त रेखा बनाओ। हाथ की रेखाएं बन भी जाती हैं, मन में जैसे विचार होते हैं उस तरह, उसके लिए लिखा है। पहले इच्छा शक्ति प्रबल करो, फिर मनचाही हस्त रेखा बनाओ। भाग्य का लेखा भी मिट सकता है, निज कर्मों को पहले महान बनाओ। क्या रेखाओं पर निर्भर रहना, क्यों नाहक चिंता मन में रखना। बुद्धिमान को कुछ नहीं दुर्लभ, दिमाग लगाओ, करो पूर्ण तमन्ना। हर चीज आपके प्रयासों से हो सकती है, यदि आप प्रयास करें तो। इसका यही सार है। ये हमने आपको एक और रचना से जोड़ दिया है। अब आपके लिए अभी समय है क्या कोई, तो हम और अभी अपनी रचनाओं को सुनाएं, क्योंकि हमारे पास तो है, बहुत कुछ है सुनाने के लिए। एक माँ पे रचना सुना देते हैं, माता जी पे। वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है। सुनिए। पिताजी पर तो सुना दिए, माता जी पर रह गई है, माता जी पर सुनिए।
क्या बंद करें इसको? आपने बोला यहाँ पे अभी और समय है क्या? क्योंकि मोबाइल में ही घड़ी है, हमारे पास घड़ी नहीं है, तो समय है तो हम अपनी रचना करें या फिर बंद करें? कनेक्शन धीमा भी बता रहा है वो। 1 मिनट हम घड़ी देख लें क्या थोड़ा सा हमें? हाँ, ज़्यादा ही हो गए, 9:14, 9:15 बज गए हैं। तो क्या बंद करें? क्योंकि 8:45 तक का था, ये तो ज़्यादा ही हो गया है समय। तो धन्यवाद आपके लिए बहुत बहुत, सभी ने जो सुना उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, मंच का आभार, प्रेम प्रकाश सर जी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करें सर जी? 9:15 हो गए हैं क्योंकि समय हो चुका है, इसलिए हम बंद ही कर रहे हैं। अब फिर पुनः अवसर मिला तो फिर आएंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।